कोच्चि की सुबह आज भी किसी पुराने पोस्टकार्ड जैसी लगती है। चारों ओर हरियाली, नारियल के पेड़, शांत बैकवाटर और दूर तक फैला नीला समुद्र। मछुआरों की छोटी नावें पानी पर धीरे धीरे सरकती हैं और किनारे पर लगे पुराने मछली जाल हवा में हिलते रहते हैं। यही वह केरल है जिसे दुनिया गॉड्स ओन कंट्री के नाम से जानती है। इसी शहर में एक तरफ मंदिर की घंटियां बजती हैं तो कुछ दूरी पर मस्जिद से अजान सुनाई देती है। पास ही एक पुराना यहूदी आराधनालय है जहां अब बहुत कम लोग प्रार्थना करने आते हैं। एक लैटिन चर्च भी है जो समय की मार झेलते हुए आज भी खड़ा है। वर्षों से यही दृश्य केरल के धार्मिक सौहार्द और सहअस्तित्व का प्रतीक माना जाता रहा है। किताबों और टीवी चर्चाओं में केरल को इसी वजह से भारत का आदर्श राज्य बताया जाता है, लेकिन इस सुंदर तस्वीर के पीछे अब धीरे धीरे दरारें दिखने लगी हैं। पिछले साल गर्मियों में मट्टनचेरी के बाजार में मेरी मुलाकात एक मछुआरे से हुई। उसका नाम राजन पनिक्कर था। धूप और मेहनत ने उसके हाथों को सख्त बना दिया था। बातचीत के दौरान उसने पास खड़े कुछ युवकों की ओर देखते हुए कहा, अब हालात बदल रहे हैं। हमारी संख्या कम होती जा रही है। कुछ साल बाद हम अपने ही इलाके में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। एझावा समुदाय के राजन की यह बेचैनी कई और लोगों की भावनाओं को भी दर्शा रही थी। केरल, जिसे लंबे समय तक सांप्रदायिक संतुलन का उदाहरण माना जाता रहा, अब जनसंख्या में हो रहे बदलावों को लेकर बेचैन है। मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है। कई अनुमानों के अनुसार यह जल्द ही कुल आबादी के लगभग 30% तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही आरक्षण बढ़ाने, नए जिले बनाने और प्रशासनिक सीमाएं बदलने की मांगें भी तेज हो रही हैं। इससे हिंदुओं और ईसाइयों में यह डर बढ़ रहा है कि कहीं उनके अधिकार, उनकी सांस्कृतिक पहचान और संसाधनों तक पहुंच धीरे धीरे कम न होती चली जाए। यह चिंता केवल केरल तक सीमित नहीं है। यह पूरे देश में चल रही उस बहस का हिस्सा बन चुकी है जिसमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक संतुलन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आंकड़ों की सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। जब भी धार्मिक कट्टरता या सांप्रदायिक तनाव की बात होती है, तब कई उदारवादी विचारक केरल को एक मॉडल स्टेट के रूप में पेश करते हैं। उनका कहना होता है कि यहाँ मुस्लिम और ईसाई बड़ी संख्या में हैं, फिर भी समाज शांतिपूर्ण है। वे यह भी कहते हैं कि मजबूत अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू बहुमत को संतुलित करता है। एक तर्क यह भी दिया जाता है कि केरल की विकास उपलब्धियों के पीछे मुस्लिम और ईसाई समुदायों की भूमिका निर्णायक रही है। उनके अनुसार अगर ये समुदाय और बढ़ जाए तो राज्य और बेहतर हो जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में हिंदू 73%, मुस्लिम 56% और ईसाई 38% थे। यह एक संतुलित स्थिति लगती थी, लेकिन अगले कुछ वर्षों में हालात तेजी से बदले। 2021 में मुस्लिम आबादी में लगभग 1,04,000 लोगों की बढ़ोतरी हुई, जबकि हिंदू आबादी में सिर्फ लगभग 1,000 लोगों की वृद्धि हुई। वहीं ईसाई समुदाय की संख्या में 6,000 से अधिक की कमी आ गई। 2023 तक आते आते सरकारी और स्वतंत्र सर्वेक्षणों के अनुसार हिंदू घटकर लगभग 53% रह गए, मुस्लिम बढ़कर लगभग 29% हो गए और ईसाई 17% से नीचे आ गए। जन्म के आंकड़े इस बदलाव को और साफ करते हैं। 2019 में जन्म लेने वाले बच्चों में लगभग 44% मुस्लिम समुदाय से थे, जबकि हिंदुओं का हिस्सा लगभग 41% और ईसाइयों का केवल 14% था। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दशकों में
मुस्लिम समुदाय केरल में सबसे बड़ा समूह बन सकता है। हालांकि सभी समुदायों में जन्म दर अब कम हो रही है, यानी समाज धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है, फिर भी आबादी का अनुपात लगातार बदल रहा है। ये आंकड़े केवल कागज पर लिखे नंबर नहीं हैं, ये लोगों की सोच, उनके डर और उनके भविष्य की योजनाओं को प्रभावित कर रहे हैं। केरल में धर्म केवल आस्था का विषय नहीं है, यह राजनीति, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जब जनसंख्या का संतुलन बदलता है, तो उसका असर हर स्तर पर पड़ता है। आज कई हिंदू परिवारों को यह महसूस होने लगा है कि उनका सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। ईसाई समुदाय भी असुरक्षित महसूस करने लगा है। लोगों को डर है कि कहीं वे अपने ही राज्य में हाशिए पर न चले जाए। समीकरण सीधा है। जैसे जैसे मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हिंदुओं और ईसाइयों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। सवाल यह नहीं है कि कौन कितना बढ़ रहा है। असली सवाल यह है कि क्या केरल आने वाले समय में अपने पुराने संतुलन, आपसी भरोसे और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बचा पाएगा या नहीं। मुसलमानों की सतत विभाजन की राजनीति हाल के महीनों में केरल के एर्नाकुलम जिले को विभाजित करने की मांग ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। जनवरी 2026 की शुरुआत में केरल मुस्लिम जमात नामक एक प्रमुख संगठन ने सार्वजनिक रूप से इस जिले को दो हिस्सों में बांटने की मांग की। प्रस्ताव था कि मुवत्तुपुझा को केंद्र बनाकर एक नया जिला बनाया जाए। संगठन का तर्क था कि जनसंख्या में बदलाव और सामाजिक परिस्थितियों के कारण यह कदम संतुलित विकास के लिए आवश्यक है। ऊपरी तौर पर यह मांग प्रशासनिक सुधार की तरह लगती है, लेकिन इसके पीछे गहरी राजनीतिक गणना भी दिखाई देती है। पिछले कुछ वर्षों में मुवत्तुपुझा और आसपास के क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। नया जिला बनने पर इस क्षेत्र में मुस्लिम प्रभाव और संगठित हो सकता है। इससे स्थानीय राजनीति, प्रशासन और संसाधनों पर उनकी पकड़ मजबूत होने की संभावना है। कोच्चि के एक वरिष्ठ ईसाई नेता ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, यह धीरे धीरे अलग तरह के इलाके बनाने की कोशिश है। स्थानीय मीडिया में भी ऐसी ही आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। एर्नाकुलम में वर्तमान में लगभग 46% हिंदू और 38% ईसाई हैं। यानी हिंदू यहां बहुत मामूली बहुमत में हैं। ऐसे में जिले के विभाजन की योजना उन्हें अपने सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव के कमजोर होने की शुरुआत लगती है। देशभर में चल रही जनसंख्या बदलाव की बहसों ने इस डर को और गहरा कर दिया है। इन चिंताओं की जड़ें इतिहास में भी मिलती हैं। 1969 में मलप्पुरम जिले का गठन इसी तरह की एक मिसाल है। मलप्पुरम भारत का पहला ऐसा जिला था जिसे विशेष रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया। इसे कई लोग धार्मिक आधार पर सीमाएं तय करने की शुरुआत मानते हैं। यह घटना उस दौर के कुछ ही वर्षों बाद हुई थी, जब देश के मुसलमानों के एक बड़े वर्ग ने पाकिस्तान के समर्थन में आंदोलन किए थे। केरल के कुछ इलाकों से भी उस समय अलगाववादी राजनीति को बल मिला था, इसलिए मलप्पुरम के गठन को कई लोगों ने उसी मानसिकता की निरंतरता के रूप में देखा। वरिष्ठ वामपंथी नेता पालोली मोहम्मद ने एक बार कहा था कि आज़ादी से पहले पाकिस्तान की सबसे जोरदार मांग मलप्पुरम क्षेत्र से उठी थी। उनके अनुसार उस समय मुस्लिम लीग को ब्रिटिश शासन का समर्थन भी मिला, क्योंकि कई प्रभावशाली मुस्लिम नेता अंग्रेजों के पक्ष में थे। आज एर्नाकुलम के विभाजन की मांग उसी पुराने राजनीतिक तरीके की याद दिलाती है। पहले जनसंख्या का संतुलन बदला जाए, फिर प्रशासनिक ढांचा अपने पक्ष में ढाला जाए। यही वजह है कि इस मुद्दे ने केरल में
एक बार फिर सहअस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सामुदायिक संसाधनों पर इस्लामी दबाव केरल में बढ़ती सांप्रदायिक बेचैनी को और गहरा कर रही है। नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण बढ़ाने की मांगे। वर्तमान में राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग ऑप्क व्यवस्था के अंतर्गत मुसलमानों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में लगभग 10 से 12% आरक्षण मिलता है। यह व्यवस्था आज़ादी से पहले बनाई गई उन नीतियों की विरासत है जिनका उद्देश्य उस समय के मुस्लिम समाज की सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की भरपाई करना था। लेकिन अब मुस्लिम समुदाय के नेता मानते हैं कि यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। पिछड़ा वर्ग विकास विभाग द्वारा 2025 में किए गए एक सर्वे के अनुसार राज्य की सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी केवल 13.5% है, जो उनकी जनसंख्या के अनुपात से कम है। इसी आंकड़े को आधार बनाकर आरक्षण बढ़ाने की मांग तेज होती जा रही है। इसी संदर्भ में जाति जनगणना की मांग भी सामने आई है। इस मांग को राज्य की प्रमुख विपक्षी गठबंधन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग खुलकर समर्थन दे रही है। इसका उद्देश्य आरक्षण की नई सीमा तय करना है, जिससे मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी बढ़कर 15 से 20% तक पहुंच सके। मुस्लिम नेतृत्व इसे सामाजिक न्याय और समान अवसर का प्रश्न बताता है, न कि किसी विशेष समुदाय को लाभ पहुंचाने का प्रयास। लेकिन हिंदू और ईसाई समुदायों की नज़र में यह प्रवृत्ति अल्पसंख्यकवाद जैसी लगती है। उन्हें लगता है कि बढ़ती जनसंख्या के आधार पर असमान लाभ लेने की कोशिश हो रही है। यह चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि खाड़ी देशों से आने वाले धन और प्रेषण ने कई मुस्लिम परिवारों की आर्थिक स्थिति को पहले ही मजबूत बना दिया है। ऐसे में अतिरिक्त आरक्षण उन्हें अनुचित लाभ जैसा प्रतीत होता है। इन विवादों की जड़ें केरल के इतिहास में भी छिपी हैं। सदियों तक यह राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। 7वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों के साथ इस्लाम यहां पहुंचा। 4वीं शताब्दी में फारस से आए सीरियाई ईसाइयों ने ईसाई परंपरा को मजबूत किया। यहूदी व्यापारी और शरणार्थी इससे भी पहले यहां बस चुके थे। मसालों के व्यापार ने इन सभी समुदायों को जोड़ा और साथ रहने की परंपरा विकसित हुई। समय के साथ आपसी विवाह, साझा रीति रिवाज और सामाजिक सहयोग ने सहअस्तित्व की मजबूत संस्कृति बनाई। 95% से अधिक साक्षरता दर और 1957 के बाद हुए भूमि सुधारों ने इस संतुलन को और मजबूत किया। लेकिन हाल के दशकों में मुस्लिम समुदाय की आर्थिक प्रगति तेज हुई है। खाड़ी देशों में रोजगार, वहां से आने वाला धन और कुछ मामलों में अपजीकृत विदेशी पूंजी ने इस उभार को और बढ़ाया है। इसके बावजूद समुदाय के भीतर और बाहर असंतोष की भावना बनी हुई है। एझावा और नायर जैसे पारंपरिक हिंदू समुदाय अपने राजनीतिक और भूमि संबंधी प्रभाव के कम होने से चिंतित हैं। वहीं मध्य केरल में बसे ईसाई घटती जन्म दर और बदलते माहौल के कारण अपनी सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं। इन चर्चाओं में कश्मीर का उदाहरण बार बार सामने आता है। 1990 के दशक में वहां कश्मीरी पंडितों का पलायन, संपत्ति का नुकसान और सामाजिक विघटन आज भी लोगों की स्मृति में है। कोच्चि के एक शिक्षाविद ने चिंता जताते हुए कहा, अगर केरल मुस्लिम बहुल हो गया तो क्या हिंदुओं की स्थिति भी वैसी ही हो जाएगी? कश्मीर में हिंदुओं के सीमित होते राजनीतिक अधिकारों और पक्षपाती भूमि कानूनों का उदाहरण देकर केरल के हिंदू और ईसाई अपनी आशंकाओं को सही ठहराते हैं। इसी संदर्भ में एक व्यापारी राजन ने थके और चिंतित स्वर में कहा,
जब बहुमत बदल जाता है तो सुरक्षा अपने आप खत्म हो जाती है। यही आशंका आज केरल की सामाजिक बहसों के केंद्र में है। सहअस्तित्व को चुनौती। केरल में सामाजिक तनाव अब केवल चर्चा का विषय नहीं रहा, बल्कि लोगों के दैनिक जीवन में महसूस किया जाने लगा है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण मलेशिया में रहने वाली प्रवासी भारतीय कृष्णेंदु आर नाथ के अनुभव से मिलता है। रमजान के दौरान वे मलप्पुरम जिले से यात्रा कर रही थीं, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें नींबू पानी की आवश्यकता पड़ी। उनके पति के मित्र ने सड़क किनारे कई दुकानों से संपर्क किया, लेकिन हर जगह यही जवाब मिला कि रोजे के महीने में ऐसी चीजें नहीं बेची जा सकती। यह सुनकर नाथ स्वयं एक दुकान पर पहुंची और दुकानदार से पूछा कि गैर रोजेदार यात्रियों के लिए पानी या शरबत बेचने में क्या समस्या है। दुकानदार ने बिना झिझक कहा कि वह बेचने के पक्ष में है, लेकिन डर के माहौल में ऐसा करना उसके लिए सुरक्षित नहीं है। यह घटना केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि बदलते सामाजिक माहौल का संकेत है। लेखक तुफैल अहमद के अनुसार भारत की पहचान हमेशा सहअस्तित्व रही है। अलग-अलग धर्मों के लोग सदियों से साथ रहते आए हैं। रमजान के दौरान मुसलमानों द्वारा दिन में भोजनालय बंद रखना समझ में आता है, लेकिन यह गंभीर चिंता की बात है कि अब हिंदू और ईसाई भी अपने रेस्तरां और दुकानें नहीं खोल पा रहे हैं। उनके अनुसार डर और दबाव के कारण स्थानीय हिंदू समुदाय धीरे-धीरे स्वयं को कमजोर स्थिति में मानने लगा है। कोच्चि के वास्तुकार विवेक विभा भी इसी स्थिति की ओर इशारा करते हैं। उनका कहना है कि मलप्पुरम में हिंदू समुदाय अब संख्या और प्रभाव दोनों में कमजोर हो गया है। कुछ वर्षों पहले वहां मंदिरों में आग लगाने की घटनाएं हुई थी। यद्यपि इसका दोष एक मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति पर डाला गया, लेकिन यह सवाल बना रहा कि ऐसी घटनाएं केवल एकतरफा क्यों दिखाई देती हैं। अहमद का मानना है कि ये घटनाएं अलग-अलग नहीं हैं, बल्कि एक व्यापक सोच का हिस्सा हैं, जो केरल के सामाजिक संतुलन को धीरे-धीरे कमजोर कर रही है। इसका असर कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी दिखाई देता है। अभिनेत्री अंसिबा हसन को बौद्ध भिक्षुओं के साथ तस्वीर साझा करने पर कट्टरपंथी हमलों का सामना करना पड़ा। दबाव में उन्हें वह तस्वीर हटानी पड़ी। इसी तरह अभिनेत्री नजरिया नाजिम को हिजाब न पहनने के कारण आलोचना और धमकियों का सामना करना पड़ा। ये सभी उदाहरण दर्शाते हैं कि केरल की सहअस्तित्व की परंपरा अब गंभीर दबाव में है। समाज के भीतर असहजता और अविश्वास बढ़ रहा है। यदि इस स्थिति को समय रहते नहीं समझा गया, तो आने वाले वर्षों में इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। जिहाद की ओर झुकाव केरल में इस्लाम का कट्टरपंथी और जिहादी स्वरूप कई बार जमीनी विवादों और राजनीतिक टकरावों के रूप में सामने आया है। इसका एक प्रमुख उदाहरण मुनम्बम भूमि विवाद है। एर्नाकुलम जिले में स्थित लगभग 404 एकड़ जमीन पर केरल राज्य वक्फ बोर्ड ने यह दावा किया कि वह इस्लामी संपत्ति है। बोर्ड का कहना था कि यह भूमि ऐतिहासिक रूप से धार्मिक उद्देश्य के लिए समर्पित रही है, लेकिन इस दावे का वहां रहने वाले अधिकांश ईसाई निवासियों ने कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि यह जमीन दशकों पहले वैध रूप से खरीदी बेची गई थी और कई परिवार पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं। उनके पास कानूनी दस्तावेज भी मौजूद थे जो उनके स्वामित्व को प्रमाणित करते थे। 2024 में केरल हाई कोर्ट ने इस मामले में वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि बोर्ड ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और उसके दावे में गंभीर खामियां थीं। हालांकि कानूनी रूप से मामला सुलझ जाने के बाद भी समाज में
इसका असर बना रहा। इस विवाद ने सांप्रदायिक बयानबाजी को और तेज कर दिया। सोशल मीडिया पर लैंड जिहाद जैसे शब्दों का व्यापक प्रयोग होने लगा। भले ही कुछ उदारवादी वर्गों ने इस शब्द को अतिशयोक्ति बताया, लेकिन मुनम्बम मामले ने आम लोगों के मन में यह भावना पैदा कर दी कि भूमि पर नियंत्रण को लेकर एक सुनियोजित प्रयास चल रहा है। इसी दौर में भारतीय जनता पार्टी, जो अब तक केरल में राजनीतिक रूप से कमजोर रही थी, ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार एक सीट जीते। पार्टी ने हिंदुओं और ईसाइयों की बढ़ती चिंताओं को राजनीतिक मंच दिया और उन समूहों से गठजोड़ किया जो मुस्लिम प्रभाव के विस्तार से असहज महसूस कर रहे थे। इन सामाजिक चिंताओं के बीच एक और गंभीर तथ्य सामने आया। केरल से अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में मुस्लिम युवा इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठन से जुड़ते पाए गए। यह संगठन दुनिया भर में तथाकथित खिलाफत स्थापित करने के लक्ष्य से काम करता है। 2017 से 2019 के बीच लगभग 149 लोग केरल से इस संगठन में शामिल हुए या शामिल होने का प्रयास करते पाए गए। इस प्रवृत्ति ने पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन की 2010 की चेतावनियों को फिर से चर्चा में ला दिया। उन्होंने उस समय कहा था कि लव जिहाद के माध्यम से संगठित रूप से धर्मांतरण कराया जा रहा है। उनके अनुसार चरमपंथी संगठन अन्य धर्मों की युवतियों को प्रेम संबंधों में फंसाकर, आर्थिक प्रलोभन देकर और विवाह के माध्यम से धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। अच्युतानंदन का यह भी कहना था कि यह सब योजनाबद्ध ढंग से किया जा रहा है। इसी तरह केरल हाई कोर्ट ने भी अगस्त 2009 में पुलिस को निर्देश दिया था कि वह जांच करे कि क्या प्रेम और धन के जरिए युवाओं को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने वाला कोई संगठित नेटवर्क सक्रिय है। केरल पहले से ही एक सीमित संसाधनों वाला राज्य है, जहां विभिन्न धार्मिक समुदाय रोजगार, शिक्षा और राजनीतिक प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस कारण समाज में लंबे समय से ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति मौजूद रही है, लेकिन हाल के वर्षों में यह ध्रुवीकरण और गहरा हुआ है। ईसाई समुदाय, जो कभी हिंदुओं के साथ मिलकर मुस्लिम राजनीति का संतुलन बनाता था, अब सत्तारूढ़ गठबंधन में यमल के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित है। वहीं जातिगत विभाजन में बंटे हिंदू अब तुष्टीकरण की आशंका के चलते एकजुट होने लगे हैं। मंदिरों में तोड़फोड़, त्योहारों के जुलूस, मार्गों पर विवाद और स्थानीय झगड़े बढ़ते तनाव के संकेत हैं। अभी तक केरल बड़े दंगों से बचा हुआ है, लेकिन भीतर ही भीतर असंतोष की परतें जमती जा रही हैं। विडंबना यह है कि इस स्थिति से सबसे अधिक नुकसान केरल के मुसलमानों को ही हो सकता है, जो पूरे देश में अपने समुदाय का सबसे समृद्ध वर्ग माने जाते हैं। खाड़ी देशों से आने वाला धन मस्जिदों, स्कूलों और व्यापारिक संस्थानों को चलाता है, और यह सब स्थिरता पर निर्भर करता है। बढ़ता ध्रुवीकरण निवेश को रोक सकता है, प्रवासन को प्रभावित कर सकता है और कश्मीर की तरह केंद्र सरकार के हस्तक्षेप को आमंत्रित कर सकता है। बढ़ते तनाव और अनिश्चित भविष्य पर बात करते हुए मलप्पुरम के एक मुस्लिम व्यापारी ने अपने गोदाम में रखे खाड़ी से आए माल की ओर देखते हुए कहा, हम सब एक ही नाव में सवार हैं, अगर यह डूब गई तो कोई भी नहीं बचेगा। यही चेतावनी आज केरल के सामने खड़ी सबसे बड़ी सच्चाई है। आगे का रास्ता, जब शाम को बैकवाटर पर सूरज ढलता है और पानी पर सुनहरी रोशनी फैल जाती है, तो मन में यही उम्मीद जागती है कि दिनभर की बेचैनी और तनाव फिर से शांति में बदल जाए। लोग चाहते हैं कि डर और अविश्वास की जगह आपसी समझ और भरोसा लौट आए। केरल की सुंदरता इसी में है कि यहाँ अलग अलग धर्म और परंपराएं मिलकर
एक संतुलित समाज बनाती हैं। यह सुंदरता समानता में नहीं, बल्कि सामंजस्य में है। अगर समाज के ये अलग-अलग हिस्से टूटने लगें, तो नुकसान केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहेगा, इससे पूरे राज्य की पहचान और आत्मा प्रभावित होगी। तब गॉड्स ओन कंट्री केवल एक पर्यटन नारा बनकर रह जाएगा। अगर कट्टरपंथी सोच हावी हो गई और केरल अपना संतुलन खो बैठा, तो यह उन लोगों के लिए भी एक झटका होगा जो वर्षों से कहते आए हैं कि मजबूत हिंदू बहुमत लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं है। आज देशभर में आम लोग यह महसूस करने लगे हैं कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी सुरक्षित रह सकती है जब बहुसंख्यक समाज स्वयं को असुरक्षित न माने। कश्मीर, बंगाल और कुछ अन्य क्षेत्रों के अनुभव लोगों के सामने हैं, जहां हिंदू अल्पसंख्यक बनकर हाशिए पर चले गए। यही चेतावनी केरल के लिए भी है। अब केरल के सामने अवसर है कि वह समय रहते अपने सामाजिक संतुलन को बचाए और अपनी बहुलतावादी परंपरा को केवल शब्दों में नहीं, जीवन में भी बनाए रखे। तभी उसकी असली पहचान जीवित रह पाएगी।